आज हम सीखेंगे कि अंग्रेजी जुबान में फ्रेज, इडियम और प्रोवर्ब में क्या फ़र्क होता है। हम तीनों को वन बाय वन मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखते हैं कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज की पहली क्वालिटी ये है कि फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज अल्फाज का मजमुआ होता है, यानी किसी एक वर्ड को हम फ्रेज नहीं कहेंगे, बल्कि फ्रेज होने के लिए एक से ज़ायद वर्ड्स का होना ज़रूरी है। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, आगे की ज़्यादा की लिमिट नहीं है, लेकिन कम अज़ कम 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए वो ग्रुप, तो वो फ्रेज कहलाएगा। दूसरी क्वालिटी फ्रेज की यह है कि नो सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन, कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों कभी भी जमा नहीं हो सकते। यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड कि जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, वो फ्रेज नहीं होगा। वो सेंटेंस हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन वो फ्रेज नहीं होगा। यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स के जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आए, वो फ्रेज नहीं होगा। तीसरी क्वालिटी ये है कि डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस। फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है कि जो अलोन, अकेला, कोई भी कंप्लीट माना सुनने वाले को नहीं देता। फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। फ्रेज की अगली खुसूसियत यह है कि फ्रेज एक जुमले का एक हिस्सा होता है। एक जुमला हमारे पास सेंटेंस होता है। सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है कि जो कंप्लीट सेंस देता है, जो सुनने वाले को पूरा मतलब देता है। जबकि जो फ्रेज होता है ये सुनने वाले को पूरा मतलब नहीं देता, लेकिन ये सेंटेंस का एक हिस्सा जरूर होता है। और फ्रेज की अगली क्वालिटी ये है कि फ्रेज इज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। फ्रेज की मुख्तलिफ तरह की किस्में हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर नाउन फ्रेज हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज हो सकता है, वर्ब फ्रेज हो सकता है, प्रपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। तो ये फ्रेज की मुख्तलिफ किस्में हैं। अब हम मुख्तलिफ मिसालों के जरिए समझ लेते हैं कि फ्रेज किसी सेंटेंस में आता है तो हमें कैसे पता। हमने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला है अ वुमन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प। खिड़की में खड़ी एक औरत मदद के लिए चीखी या चिल्लाई, या उसने मदद के लिए किसी को पुकारा। अब देखें कि हमारे पास अ वुमन इन द विंडो, खिड़की में एक औरत, खिड़की में खड़ी एक औरत, ये पूरा एक नाउन बन रहा है। यानी खिड़की में खड़ी एक औरत, ये एज अ नाउन, ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है ये नाउन के तौर पर वर्क कर रहा है इस सेंटेंस में। तो इसको हम कहेंगे कि ये फ्रेज है। और फ्रेज भी कौन सा? नाउन फ्रेज। यानी नाउन फ्रेज से मुराद वो वाला फ्रेज होगा कि जो नाउन के तौर पर काम करे। दूसरे जुमले को देखें, आई गो फॉर अ वॉक, मैं सैर के लिए जाता हूं। इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे सवेरे। मैं सवेरे सवेरे, इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे सैर के लिए जाता हूं। अब इन द मॉर्निंग ये एडवर्ब है, हमें टाइम के बारे में बता रहा है कि मैं कब कब जाता हूं, तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब। और चूंकि ये 3 अल्फाज हैं, 3 वर्ड्स हैं, तो इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि ये एडवर्ब फ्रेज है। द गर्ल, वो लड़की, विद द ब्लू आईज, कि जिसकी नीली आंखें हैं, नीली आंखों वाली लड़की, इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। तो विद ब्लू आईज, देखें ये एडजेक्टिव है, उस लड़की की क्वालिटी बयान कर रहा है कि वो लड़की कैसी है। तो जो चीज़ क्वालिटी बयान करती है हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो चूंकि एडजेक्टिव है ये, लेकिन चूंकि ग्रुप ऑफ 3 वर्ड्स है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब देखें कि नाउन की हमने मुख्तलिफ किस्में पढ़ ली हैं। एक है फ्रेज नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज हो सकता है, प्रपोजिशनल हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें देखें ये नाउन फ्रेज जो हमने किया 1, 2, 3, 4 और 5, यहां पर ग्रुप ऑफ 5 वर्ड्स, ये एक फ्रेज है। यहां पर देखें 1, 2, 3, इस जुमले में 3 जो अल्फाज हैं उनका मजमुआ एक फ्रेज बन रहा है। यहां पर भी 3 अल्फाज का मजमुआ जो है वो एक फ्रेज बन रहा है। तो फ्रेज को हम दोबारा डिफाइन करते हैं कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता और ये एक से ज़ायद अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। फ्रेज के बाद अब हम देखते हैं कि ईडियम क्या होता है। ईडियम को हम उर्दू में कहते हैं मुहावरा। मुहावरा से मुराद अल्फाज का वो मजमुआ होता है कि जो अपने हकीकी मानों यानी लुग़वी मानों के बजाय अपने गैर हकीकी या मजाजी मानों में इस्तेमाल हो। हकीकी माने वो होते हैं कि हर लफ्ज़ के एक ख़ास मानी अहले ज़ुबान ने मुतय्यन किए होते हैं कि ये वाला लफ्ज़ इन मानों में इस्तेमाल होगा। इसको हम कहेंगे हकीकी माने, और ये हकीकी माने हमें डिक्शनरी से मिल जाते हैं।
जबकि बाज़ औक़ात अल्फाज अपने हकीकी मानों के बजाय किसी और माने में इस्तेमाल होते हैं, उसको हम कहते हैं गैर हकीकी या मजाजी माने उर्दू में। इसको हम कहते हैं मुहावरा। मिसाल के तौर पर उर्दू की मिसाल देते हैं, मजदूर ने ईंटें सर पर उठाई हुई हैं। ये हमारे पास है कि मजदूर ने ईंटें सर पर उठाई हुई हैं। अब यहां पर ईंटें सर पर उठाना, इससे मुराद हमें समझ में आ रही है कि सर है मजदूर का और उसने ईंटों को यहां ऊपर रखा हुआ है और उठाकर कहीं लेकर जा रहा है। अब एक और जुमला हम लिखते हैं, बच्चों ने कमरा जमात सर पर उठाया हुआ है। अब देखें, कोई किसी स्कूल वगैरह की बात हो रही है कि बच्चों ने कमरा जमात सर पर उठाया हुआ है। बच्चे बैठे हुए हैं कमरा जमात में, क्लासरूम में, और उन्होंने कमरा जमात को सर पर उठाया हुआ। अब देखें, ये तो कोई पॉसिबल नहीं है कि बच्चों ने पूरा कमरा ही सर पर उठाया हुआ है। यहां तो बात समझ में आई कि मजदूर ने ईंटें सर पर उठाई हुई थी, ये हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन कमरा जमात सर पर उठाने से मुराद होती है कि बहुत ज्यादा शोर करना, तो ये हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ है पहला जुमला, सर पर उठाना, और दूसरा सर पर उठाना ये मजाजी मानों में या गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ है। ईडियम यानी गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल, अंग्रेजी में भी ईडियम, मुहावरा में भी हकीकी और गैर हकीकी माने होते हैं। एक होता है लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग से मुराद अंग्रेजी के अल्फाज अहले जुबान ने जिस मीनिंग के लिए वजह किए हैं, डिक्शनरी में जो माने लिखे हुए हैं, उन्हीं मानों में अगर हम उनको इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे कि ये इसका लिटरल मीनिंग है। मसलन मैं कहता हूं कि आई सी द बुक, मैं किताब देखता हूं। अब ये देखने से मुराद है कि आंखों के जरिए देखना, सामने किताब है और मैं उसको देख रहा हूं, ये इसका लिटरल मीनिंग है। जबकि इसी के मुकाबले में मैं कहूं कि आई वेंट टू सी द डॉक्टर, मैं डॉक्टर को देखने के लिए गया। अब डॉक्टर को देखने के लिए गया से मुराद हो सकती है कि मैं डॉक्टर से मिलने के लिए गया, ये भी हो सकता है कि मैं डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए गया। अब ये जो मिलने के लिए गया या चेकअप करवाने के लिए गया, ये होता है मेटाफोरिकल मीनिंग या फिगरेटिव मीनिंग। हम कुछ मिसालों के जरिए समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज तो हमें पता चली कि जो हमारे पास इडियम होता है वो हमेशा मेटाफोरिकल मीनिंग या फिगरेटिव मीनिंग में इस्तेमाल होगा, लिटरल मीनिंग में इस्तेमाल ही नहीं होगा। यानी अगर हम कोई भी जो लफ्ज है, अंग्रेजी का वर्ड है, उसको हम लिटरल मीनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इडियम होगा ही नहीं। इडियम होने के लिए शर्त यह है कि ये मेटाफोरिकल या फिगरेटिव मीनिंग यानी मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हो। अच्छा, हम इडियम इस्तेमाल क्यों करते हैं? इडियम हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि सेंटेंस में या हमारी जो बात है, हमारी जो स्पीच है, उसमें एक असर पैदा हो जाए। अब देखें, ये जो हमारे कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं, मसलन तहसीलदार का एग्जाम होता है, सीएसएस का होता है, पीएमएस का इम्तिहान होता है, तो इन इम्तिहानात में हमें यह बताया जाता है कि आपने कोई भी एस्से लिखना है या कोई भी ट्रांसलेशन करनी है तो आपने लिटरल मीनिंग वाले सेंटेंसेस या वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि आपको ज्यादा नंबर तब दिए जाएंगे जब आप मेटाफोरिकल या फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, यानी आप मुहावरों का इस्तेमाल करेंगे, इडियम्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इडियम के इस्तेमाल से जो हमारी स्पीच है, जो हमारे सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, वो पुरअसर हो जाते हैं, उनका असर ज्यादा हो जाता है। हम कुछ मिसालों से समझ लेते हैं कि इडियम क्या होता है। हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं कि जो इडियम्स कहलाते हैं, यानी अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल होते हैं। हम इनको ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं। अ स्नेक इन द ग्रास, घास में छुपा हुआ सांप। अब देखें, घास में छुपा हुआ सांप, ये तो इसका लिटरल मीनिंग है, लेकिन ये आम तौर पर इस्तेमाल होता है ऐसा दुश्मन के जो बाज़ाहिर आपका दोस्त हो लेकिन अंदर से वो आपका दुश्मन हो, यानी बाहर से एक बंदा कुछ और है और अंदर से कुछ और है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अ स्नेक इन द ग्रास, यानी छुपा हुआ दुश्मन जो किसी भी वक्त घात लगाकर आपके ऊपर हमला कर सकता है। ये है इसका मेटाफोरिकल मीनिंग। ब्रेक द आइस, इसका लिटरल मीनिंग तो होगा कि बर्फ को तोड़ना। आइस कहते हैं बर्फ को, जो 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 जमी हुई बर्फ होती है, जमा हुआ पानी बर्फ कहलाता है। तो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, बर्फ को तोड़ना। लेकिन ब्रेक द आइस का जो मेटाफोरिकल या फिगरेटिव मीनिंग होता है वो होता है कि किसी भी तरह की गपशप को शुरू करना, यानी स्टार्ट द कन्वर्सेशन। पीस ऑफ केक, केक खाने वाली एक चीज होती है, केक का एक हिस्सा। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसका मतलब होता है कोई बहुत ही आसान चीज। जैसे आप कह सकते हैं कि ईटा टेस्ट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ईटा का टेस्ट मेरे लिए बहुत आसान है। तो केक का हिस्सा, इसको हमने इस्तेमाल किया है बहुत आसान के लिए, ये फिगरेटिव है।
हिट द नेल ऑन द हेड, जो कील है कील के सर पर ये थोड़ी मारी जाए, कील के ऊपर ही बिल्कुल उसके ऊपर थोड़ी मारी जाए, ये इसका है लिटरल मीनिंग। जबकि फिगरेटिव मीनिंग जब ये इडियम में इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है टारगेट के ऊपर बिल्कुल सही जगह पर टारगेट करना, किसी भी चीज के ऊपर कोई भी आपके पास टारगेट है सही जगह पर निशाना लगाना, इसको कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को बैग से बाहर आने दो। अब इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई भी जो राज है या जो आपने कोई भी कहीं से अंदर से इनसाइट सुनी है, कोई भी राज की बात सुनी है, उसको आप अफशां कर दें, उसको आप जाहिर कर दें। इसके लिए हम अंग्रेजी में इडियम इस्तेमाल करते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो इडियम हमने पढ़ा कि इडियम एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो लिटरल मीनिंग यानी अपने हकीकी मानों के बजाय फिगरेटिव मीनिंग यानी मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है, उसको हम इडियम कहते हैं। इडियम कलाम में, सेंटेंसेस में, एसेज में असर पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये अहले ज़ुबान ही मुंतखब करते हैं कि किसी भी जो लफ्ज़ का मेटाफोरिकल या फिगरेटिव मीनिंग क्या होगा। अब हम देख लेते हैं कि प्रोवर्ब क्या होता है। प्रोवर्ब को हम उर्दू में कह सकते हैं कहावत, या एक और लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है ज़रबुल मिसल। कहावत, ज़रबुल मिसल या प्रोवर्ब क्या होता है? ये आम तौर पर जो प्रोवर्ब है आम तौर पर एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर दफा ये कंप्लीट सेंटेंस ही हो, लेकिन जो इसका मीनिंग है वो हमेशा कंप्लीट होता है। अब ये प्रोवर्ब होती क्या है? प्रोवर्ब लोगों की, जो दाना लोग होते हैं, जो सियाने लोग होते हैं, वो उनकी जिंदगियों का निचोड़ होती है। यानी जो लोगों की एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ तरह के एक्सपीरियंस करते हैं, फिर वो जो अपनी ज़िंदगी में जो मुशाहिदे करते हैं, उससे जो उनको ज़िंदगी का कोई निचोड़ मिलता है तो फिर वो कोई एक जुमले की शक्ल में बयान कर देते हैं, उसको हम प्रोवर्ब कहते हैं। प्रोवर्ब कोई एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी हो सकता है। प्रोवर्ब किसी भी विजडम की बात हो सकती है, कॉमन सेंस की ये बात हो सकती है, कोई भी एक तरह की एडवाइस हो सकती है, या ये एक जनरल ट्रुथ हो सकता है कि जो हमें बताता है कि हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, या ज़िंदगी की या इस दुनिया की हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। मसलन हम देखते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक प्रोवर्ब है। यानी जो सदाकत है, जो अमानत है, अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे, अगर आप सच्चे रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, तो ये सबसे बेहतरीन पॉलिसी है, इससे अच्छी कोई पॉलिसी नहीं हो सकती। ये प्रोवर्ब है। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। स्टिच एंड टाइम यानी अगर आप वक्त पर एक टांका लगाएंगे किसी भी जगह पर तो ये आपके 9 टांकों को बचाता है। इससे मुराद होती है कि अगर आपका कोई भी मसला है, बीमारी की मिसाल देते हैं, अगर आपको कोई भी बीमारी है तो शुरू में ही आप डॉक्टर से रब्ता कर लें तो कम पैसों में और जल्दी आपकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप देर लगाएंगे तो फिर आपको कई गुना ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, फिर तकलीफ भी उठानी पड़ेगी और आपको फिर इतना ज्यादा वक्त भी बीमारी में गुजारना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो काम वक्त पर किया जाता है वो अगर वक्त में ना किया जाए तो बाद में वो काम बड़ा हो जाएगा, बाद में वो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। तो इस हवाले से कहा जाता है कि स्टिच इन टाइम, वक्त के ऊपर एक टांका लगाना, ये सेव्स 9, बाद में 9 टांके लगाने से बेहतर है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि जो आपके काम हैं, जो आपके अमाल हैं, वो आपके अल्फाज से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो जो है वो लोगों पर ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। यूनियन में स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है। हम कहानी भी इस हवाले से सुनते हैं, लकड़ारे और उसके बच्चों वाली कहानी, इत्तेफाक में बरकत है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, आप बार बार किसी भी चीज़ की जब प्रैक्टिस करते हो तो आप उस काम में, उस चीज़ में आप माहिर बन जाते हो। मसलन आप किसी भी टेस्ट में अपीयर होने वाले लोगों की मिसाल है कि एक वो वाला बंदा है कि जो इम्तिहान की थोड़ी थोड़ी करके रोज़ तैयारी कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके मुकाबले में एक शख्स है कि वो बस सरसरी चीज़ें देख लेता है या प्रैक्टिस नहीं करता है, तो ज़ाहिर है वो टेस्ट में नाकाम हो जाएगा। तो इस हवाले से कहा जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहते हो तो वो आपको उस काम में, उस चीज़ में माहिर बना देती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।